हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी के भाग 8 में हमने देखा कि रवि की माँ रवि पर बहुत गुस्सा करती है और वो कोई फैसला लेने के बारे में सोचती है। आखिर माँ क्या फैसला लेना चाहती है? चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। रवि जब रात को हॉस्पिटल से घर आता है तो माँ रवि को अपने कमरे में बुलाती है। वो उससे कहती है कि तू मेरे कमरे में आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रवि जब माँ के कमरे में जाता है तो माँ रवि से कुछ ऐसी बात कह देती है जो कि किसी ने सोचा भी न था। जहाँ रवि एक उलझन से बाहर भी नहीं निकल पाता, वहीं माँ उसे एक नई उलझन में डाल देती है। जिस वक्त रवि अपने केस की उलझनों में उलझा हुआ रहता है, उसी वक्त माँ रवि से एक ऐसी बात कह देती है जो रवि के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल रहता है। वह रवि से कहती है कि मैं नहीं जानती कि तू ये केस जीतेगा या नहीं, पर अब बहुत हो चुका, सब बर्बाद कर दिया तूने। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी एक बात सुन ले, ये केस खत्म होने के बाद तू उस लड़की को इस घर से दूर रखेगा। वो लड़की इस घर में अब और नहीं रह सकती। बहुत हो गया तेरा, बहुत बेइज्जती करा चुका तू। केस खत्म होने के बाद तू उसे उसके घर छोड़कर आएगा। अब वह यहाँ नहीं रहेगी, तुझे उसे छोड़ना होगा। उसे इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा। उस लड़की की वजह से बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए मुश्किल है, पर अगर तू अपनी बहन की भलाई चाहता है और अपनों की भलाई चाहता है तो तुझे उसे अपने आप से दूर करना होगा, अलग करना होगा। मेरी एक बात याद रख रवि, अगर वह लड़की इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अब या तो वो इस घर में रहेगी या फिर मैं। फैसला तुझे करना है। अगर वो लड़की इस घर में रहेगी तो मैं रिया को लेकर इस घर से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। वो लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। जब तक रवि माँ से कुछ कहता, माँ रवि से कुछ ऐसी बात कह देती है जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने रवि से कहा कि अगर तूने सचमुच मेरा दूध पिया है तो उस दूध का वास्ता है तुझे। उस दूध का कर्ज अदा करने का वक्त आ गया है बेटा। यह बात सुनते ही मानो रवि के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसके पास कहने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि उसकी माँ ने ये क्या कह दिया। वह बिल्कुल खामोश हो जाता है, मानो किसी ने उसे सांसें लेने से ही मना कर दिया हो। वह चुपचाप अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। किसी से कुछ भी नहीं कहता, पर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ उससे कुछ ऐसा भी कह सकती है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। पूरी रात अपनी माँ की वो बात और उस केस के बारे में सोचता रहता है। उसकी आंखों की नींद ही गायब हो जाती है। एक तरफ उलझा हुआ केस तो दूसरी तरफ माँ की ये बातें, रिया की नाराजगी और निशा के वो कड़वे शब्द, ये सभी रवि को कचोटते हैं। ये सारी चीजें उसे कमजोर करने लगती हैं। उसे लगता है कि उससे हर रिश्ता पीछे छूटता चला जा रहा है। वह अपने ही सभी रिश्तों में उलझा चला जाता है। रवि के लिए उसका परिवार उसकी जान है और उसकी वजह से उसके परिवार में किसी को कोई तकलीफ पहुंचे यह उसे गवारा नहीं। उन सब की बातें रवि के दिल में सुइयों की तरह चुभती हैं। उनके एक एक शब्द उसके दिलो दिमाग में मानो छप से गए हों। अगले दिन केस की सुनवाई है। सभी को यह डर सताता है कि न जाने कल अदालत में क्या होगा। ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे यह साबित किया जा सके कि वो लड़के गुनहगार हैं और रवि बेकसूर। किसी को कुछ भी नहीं सूझता। दूसरी तरफ उन लड़कों के पिता भी घबराए हुए होते हैं। उन सभी की हालत खराब रहती है। जब वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनकी बेटियां उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और तभी उन्हें अपने पिता और भाइयों की सच्चाई का पता चलता है और वो समझ जाती हैं कि वो सभी झूठे और गद्दार हैं जो एक सच्चे और भले इंसान को फंसाना चाहते हैं। इससे पहले कि वह सभी फिर से कोई नई चाल चले, तभी वो फैसला करती हैं कि
वो ऐसा नहीं होने देंगी। वो सारी सच्चाई अदालत को बता देंगी और किसी बेगुनाह को सजा होने नहीं देंगी। इधर रवि बहुत बेचैन रहता है। वो पूरी रात अपने कमरे में इधर उधर करता रहता है। वह जानता है कि उसने जो कदम उठाया है वह शायद उसके लिए घातक भी हो सकता है। वो पहले से ही इस केस को लेकर परेशान रहता है और अब माँ की बातें भी उसे परेशान करने लगती हैं। अगले ही दिन केस की सुनवाई रहती है, मगर अभी तक कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। तभी अचानक रवि की नजर अपने कमरे के बेड के नीचे पड़ती है, जहाँ एक घड़ी गिरी हुई रहती है। रवि जब उस घड़ी को उठाता है और देखता है कि यह घड़ी उसकी नहीं है, उसे कुछ शक होता है, मगर वो ये भी सोचता है कि हो सकता है कि यह घड़ी भैया की हो। शायद गुड्डी खेलते खेलते यहाँ लेकर चली आई हो। वो सुबह होने का इंतज़ार करता है और जैसे ही उसकी भाभी उठती है तो वो अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी, क्या ये घड़ी भैया की है? उसकी भाभी कहती है, नहीं, ये घड़ी उनकी नहीं है। तभी रवि को यकीन हो जाता है कि ये घड़ी जरूर उन लड़कों में से किसी एक की है। उस घड़ी से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे लगता है सबूत के तौर पर यह घड़ी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। रवि तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है और उन्हें वह घड़ी दिखाता है, पर उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वह ये साबित कर पाए कि वो घड़ी उन्हीं में से किसी एक की है। कोर्ट जाने का वक्त हो जाता है, पर सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए होता है, जो कि उनके पास नहीं होता। तभी विक्की अजय से कहता है कि तू रवि और भाभी के साथ कोर्ट जा, मैं और आनंद सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। रवि और निशा अजय के साथ कोर्ट चले जाते हैं। विक्की और आनंद उस घड़ी के सबूत ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो हर दुकान, हर मॉल और हर शोरूम में पता करते हैं। उधर सभी अदालत पहुंच चुके रहते हैं और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। रवि को उस घड़ी के सबूत का इंतजार रहता है, पर अभी तक विक्की और आनंद को कोई सबूत नहीं मिल पाया है। उन्हें आने में लेट हो जाता है। रवि उन्हें कई बार फोन करता है, पर उन्हें कोई सबूत अब तक नहीं मिला। तभी अचानक वहाँ वो सभी लड़कियां पहुंच जाती हैं और अदालत को सारी सच्चाई बताती हैं कि किस तरह उनके पिता ने सच को झूठ साबित करने की कोशिश की है और अपने बेटों को बचाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया है। वह सभी बातें अदालत में बताती हैं जो वह अपने कानों से सुनी रहती हैं। वो कहती हैं कि हमारे भाइयों ने निशा का रेप किया है। रवि सिंघानिया बेकसूर है। उन्होंने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, कोई छिड़कानी नहीं की, बल्कि हम ही गए थे उनके पास। उन्होंने तो हमें छुआ तक नहीं, बल्कि हमें हमारे घर तक भी छुड़वाया। यह सब हमारे पिता की चाल थी उन्हें फंसाने के लिए। वो ये भी कहती हैं कि हमारे पिता ने रवि सिंघानिया को मारने की भी कोशिश की है। उन लड़कियों ने सारा सच अदालत के सामने रख दिया। सभी उनकी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। अदालत के अंदर बिल्कुल खामोशी छा जाती है। जब तक अदालत कोई फैसला सुनाती, उसके पहले ही विक्की और आनंद उस घड़ी से जुड़ी सारी सबूत अदालत के सामने रख देते हैं। उन सभी सबूतों से पता चलता है कि वो घड़ी उस नेता के लड़के की है। उन लड़कियों की बातें और उस घड़ी से जुड़े सारे सबूत ये साबित करते हैं कि चारों लड़के गुनहगार हैं। उन्होंने निशा का रेप किया है और उसके बच्चे को भी मारा है। सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत उन चारों लड़कों को फांसी की सजा सुनाती है और साथ ही उनके पिता को उन लड़कों को बचाने, अदालत को गुमराह करने और रवि पर झूठे आरोप लगाने और उसे मारने की कोशिश के लिए उन्हें जुर्माना भरने की सजा सुनाती है और साथ ही साथ उस नेता को अपनी कुर्सी छोड़ने का आदेश देती है। अदालत रवि को बेगुनाह साबित करती है। उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत साबित होते हैं। इन सभी के साथ साथ अदालत रवि और निशा के साथ हुए गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। इस तरह ये केस यहीं खत्म हो जाता है और निशा का मान सम्मान बरकरार रहता है। रवि की कोशिश कामयाब रहती है। सभी बहुत खुश रहते हैं। सभी के चेहरे पर इस केस को जीतने की खुशी नजर आती है। निशा रवि के गले लगकर बहुत रोती है। सबको ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। रवि यह केस तो जीत जाता है, पर उसे ऐसा लगता है कि वह रिश्तों को हार गया। जहां सभी के चेहरे पर
इस केस की जीतने की खुशी रहती है, वहीं रवि के अंदर एक तूफान उमड़ रहा होता है। उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी रहती है और ना ही कोई मुस्कुराहट। वो केस की उलझनों से तो बाहर निकल जाता है, पर एक नई उलझन में जी रहा होता है। सभी सुकून की सांस लेते हैं, मगर रवि बेचैन रहता है। रवि के अंदर चल रहे तूफान को कोई नहीं जानता। सभी जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वो लड़कियां रवि और निशा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। सभी मीडिया वाले रवि और निशा को घेर लेते हैं, उन्हें केस जीतने की बधाई देते हैं। उसके बाद सभी घर चले जाते हैं। रवि के बड़े भैया पहले ही माँ को बता देते हैं कि रवि केस जीत गया है, पर इस बात से रवि की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि जब घर आता है वो यही सोचता है कि शायद अब माँ की नाराज़गी दूर हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। रवि अपने माँ के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो ये केस जीत गया है। तो माँ उससे कहती है, जानती हूँ तू केस जीत गया है, पर घर की मान मर्यादा तो मिट्टी में मिला आया, और जिस घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए उस घर की इज्जत कभी लौटती नहीं। इज्जत अगर एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। उनकी यह बात सुनकर रवि समझ जाता है कि माँ अब तक उससे नाराज है, उनका फैसला नहीं बदला। सभी रवि को समझाते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, माँ की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। पर कोई ये नहीं जानता कि रवि किन उलझनों में जी रहा है। रवि चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। निशा रवि से उसके साथ किए अपने गलत व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगती है। रवि उसे अपने गले से लगा लेता है, पर रवि माँ की बात को भुला नहीं पाता। वो एक तरफ निशा के बारे में सोचता है तो दूसरी तरफ अपनी माँ और रिया के बारे में। केस तो खत्म हो गया, मगर रवि की परेशानियाँ अभी खत्म नहीं हुई। केस खत्म होने के अगले ही दिन जब रवि हॉस्पिटल के लिए घर से निकलता है, तभी माँ रवि से कहती है, तुझे मेरी बात याद है ना, मेरी बात पर गौर करना। रवि माँ से कहता है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। माँ उसे 3 दिन का वक्त देती है। इन 3 दिनों में रवि को फैसला लेना होता है। रवि हॉस्पिटल चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह इन 3 दिनों में क्या करेगा। उसके लिए इन 3 दिनों में फैसला करना बहुत मुश्किल रहता है। वो क्या फैसला करे, उसे कुछ भी नहीं सूझता। एक तरफ उसका परिवार है तो दूसरी तरफ उसका प्यार। परिवार और प्यार में से किसी एक को चुनना उसके लिए आसान नहीं होता। वो किसे चुने और किसे छोड़े, यह सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसका परिवार उसकी जिंदगी है तो उसका प्यार उसकी धड़कन। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह ना तो किसी से कुछ कह पाता है और ना ही बर्दाश्त कर पाता है। रिश्तों के बंधन में जैसे उलझता चला जा रहा हो। वह जब भी निशा को देखता तो उसे माँ की वो बातें याद आने लगती। रात दिन सोच सोच कर पागल हुआ जाता है। धीरे धीरे 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, पर अब तक वह कोई फैसला नहीं कर पाता। जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, रवि की बेचैनी बढ़ती गई। रवि को इस तरह परेशान देखकर सभी बहुत हैरान रहते हैं। सभी यही सोचते हैं कि केस को खत्म हुए 2 दिन गुजर गए, पर रवि के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आती। वह हमेशा बेचैन और परेशान नजर आता है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि इसे क्या हुआ है। सबको लगता है कि शायद रवि पिछली बातें भूल नहीं पा रहा। आनंद से रहा नहीं जाता तो वो रवि से पूछता है कि कोई परेशानी है क्या? तू बहुत परेशान लग रहा है, हमेशा खोया खोया सा रहता है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? रवि आनंद से बात करने की कोशिश करता है, जिससे शायद आनंद उसे कोई रास्ता दिखा सके, मगर फिर वो रुक जाता है। उसे माँ की वो बात बताना सही नहीं लगता। वो नहीं चाहता कि कोई माँ की उस बात को जाने। उसके होठ रुक जाते हैं। वो उससे कुछ नहीं कह पाता, बस आनंद से कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ, बस पिछली बातें भूल नहीं पा रहा हूँ। आनंद उसे समझाता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, विश्वास कर। पर रवि के अंदर क्या चल रहा होता है ये कोई नहीं जानता। सभी उससे अनजान रहते हैं। वह किन तूफानों में उलझा हुआ है ये किसी को भी नहीं पता होता। कोई नहीं जानता कि रवि किन परेशानियों से गुजर रहा है।
उसे इस कदर परेशान और खामोश देख उसके सभी दोस्त एक प्लान बनाते हैं। वह सब रवि को खुश करने के लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करते हैं, जहां सिर्फ वो चारों दोस्त और उनकी बीवियां होंगी। वह सभी रवि की भाभी से बात करते हैं। भाभी को भी ये सही लगता है। वो उन्हें इसके लिए इजाज़त दे देती हैं। सब यही सोचते हैं कि शायद इस पार्टी की वजह से रवि और निशा एक दूसरे के और करीब आ जाएं और वह फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। उन दोनों को एक मौका चाहिए। हो सकता है हमारी एक छोटी सी कोशिश उनकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ ला दे और इसी बहाने उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। पर किसी को भी रवि की तकलीफ का कोई अंदाज़ा नहीं होता। सभी उसके दर्द से बेखबर रहते हैं। उस शाम उन सभी ने एक सरप्राइज पार्टी अरेंज किया। विक्की रवि को फ़ोन करके उसे निशा के साथ वहां आने के लिए कहता है। पार्टी की पूरी अरेंजमेंट विक्की ही करता है और इस सरप्राइज पार्टी का आइडिया भी विक्की का ही होता है। पर रवि वहां जाना नहीं चाहता। सभी उसे काफ़ी फोर्स करते हैं पर रवि बार बार मना करता है। रवि की भाभी उसे समझाती है और कहती है, तुझे जाना चाहिए निशा के लिए। सभी ने तेरे लिए दिल से किया है। इन सभी ने तेरा हर कदम पर साथ दिया है। उनका दिल मत तोड़। भाभी के समझाने पर रवि वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो बस इसलिए जाता है जिससे उसके दोस्तों का दिल ना दुखे। वो बस उनकी खुशी के लिए वहां जाता है। निशा भी जाना नहीं चाहती मगर रवि के कहने पर वो जाने को तैयार हो जाती है। रवि निशा को लेकर उस पार्टी में जाता है पर रवि अब तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। वो उस पार्टी में चला तो जाता है पर उसका दिल और दिमाग उसी बात पर टिका होता है। उसे बस अपनी माँ की बातें ही याद आती हैं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज फैसला लेने का तीसरा दिन है मगर रवि अब तक कुछ भी सोच नहीं पाया कि वो क्या करेगा। पार्टी जिस जगह रहती है वह जगह काफ़ी शांत और खुशनुमा रहती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन होता है और ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। जगह बहुत ही अच्छी रहती है। चारों तरफ सुकून और शांति रहती है मगर रवि के अंदर एक तूफान उमड़ रहा होता है। वहाँ उस वक्त रवि और उसके दोस्त और उनकी पत्नियों के अलावा और कोई नहीं होता। ये पार्टी पूरी रात चलने वाली रहती है। सभी बहुत खुश रहते हैं पर रवि उदास रहता है। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं मगर रवि अकेला रहता है और ड्रिंक पर ड्रिंक किया जाता है। वो सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। रवि के दोस्त उसे ऐसे देख हैरान रहते हैं कि रवि कभी भी इतना ड्रिंक नहीं करता पर आज वो इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है। वो सभी उसके पास जाते हैं और उसके हाथ से शराब का ग्लास ले लेते हैं। आनंद कहता है, बस कर, और कितनी पिएगा। वो सभी उससे पूछते हैं, क्या हुआ है तुझे? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या चल रहा है तेरे अंदर? कोई परेशानी है तुझे? तू तो इतना नहीं पीता, फिर आज क्यों इतनी पी रहा है? क्या हुआ है, बताता क्यों नहीं? रवि कहता है, नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। उन्हें लगता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है रवि उसी को लेकर परेशान है। वो सभी उसे समझाते हैं, उससे कहते हैं, पिछली बातें भूल जा, तू फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। पिछला सब कुछ भूल कर आगे बढ़। समय के साथ हर घाव भर जाते हैं क्योंकि समय से बड़ा और कोई मरहम नहीं होता। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसकी शुरुआत तू आज से और अभी से कर। जो कुछ भी है तेरे दिल में आज सब कुछ कह डाल। निकाल फेंक अपने अंदर के सभी गिले शिकवे को और अपने उस दर्द को जो तेरे अंदर नासूर बनकर बैठा है। आज भाभी के सामने अपना दिल खोल कर रख दे। एक नई शुरुआत कर। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रवि उन सभी की बातें सुनता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और एक गाड़ी की अनाउंसमेंट होती है कि ये गाड़ी कुछ ही देर में यहाँ से गुजरने वाली है। उस अनाउंसमेंट ने रवि को एक रास्ता दिखाया जिसकी वजह से रवि एक फैसला कर पाता है, पर वह रास्ता क्या था पता नहीं। रवि के अंदर उस वक्त क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। रवि बस यही कहता है, तुम सब ठीक कह रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का वक्त आ गया है।
मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे फैसला लेना होगा। न जाने रवि के अंदर क्या चल रहा होता है, आखिर रवि क्या सोचता है, ऐसा कौन सा फैसला लेता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी में आगे बने रहें और कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।